हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो वो का नोटिफिकेशन के पास पहुंच सके। ठीक है, तो जो जिसका भी आपको आंसर पता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक आध होमवर्क हम देंगे। ठीक है, और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश कौन सा तरंग है। ठीक है ना, मैं सीधे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे आंसर, ताकि टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। ठीक है ना, तो प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है ना, प्रकाश कैसा तरंग है, सीधा ऑप्शन में क्या देखना है आपको, अनुप्रस्थ या विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो कि कैसे गमन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही दिया है सेकंड नंबर, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश किस तरह से गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस तरह से सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्या क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, मतलब प्रकाश कहाँ सबसे तेजी से चलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात करने का अर्थ क्या हुआ, मतलब जहाँ हवा ना हो। ठीक है ना, जहाँ हवा ना हो, वैक्यूम हो, वहाँ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और वो कितनी होती है, तो वो होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया है कि प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो कोण एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। और सेकंड नियम क्या कहता है, जो आपका अभिलंब है, जो आपका आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, वो सभी एक ही प्लेन में होता है। ठीक है ना, तो ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। यही पूछा था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, तो निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण करने का मतलब हुआ कोण आई, और परावर्तन कोण करने का अर्थ हुआ कोण एंगल आर। तो ये दोनों बराबर होता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आपने यहाँ पढ़ा होगा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। जितना उसका साइज होता है उतने ही साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण के सामने भी किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। मतलब दर्पण का, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, यहाँ चाहे आप 25 सेंटीमीटर पे खड़ा हो या 50 सेंटीमीटर पे, जितना आपका साइज होगा उतना ही साइज दर्पण में भी शो करेगा पीछे की ओर। तो इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर दिया हो समतल उत्तल तो आपको, और सी में दिया होगा दोनों, तो आपको दोनों मानना है। समतल और उत्तल दोनों में ऐसा होता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित हो, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन यही अगर क्वेश्चन बोलता है वस्तु के आकार का बनेगा, तो इसका आंसर चाहता है समतल दर्पण। लेकिन सिर्फ बोला है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा तो उत्तल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में भी बनता है, तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी
कितनी होती है? तो अनंत होती है। याद रखना है, समतल दर्पण का जो फोकस लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है समतल दर्पण का फोकस लेंथ? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है ना। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका बन रहा है उल्टा, वास्तविक और सबसे बड़ी चीज़ समान आकार का। तो समान आकार का सिर्फ एक ही केस में बनता है, जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये पोल है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं C पे वक्रता केंद्र पर, ये वक्रता केंद्र पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे के डायरेक्शन में उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र पे जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो समान आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। 11 क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से वो हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है, काल्पनिक होता है और छोटा होता है। ठीक है ना। उत्तल दर्पण कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है। ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है, एक तो आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखिए और एक आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए। तो जब हम यहाँ रखते हैं ना तो यहाँ से इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से मिलता है, फिर यहाँ इस तरह से, यहाँ पे, और एक फोकस से होकर पार करता है और एक वक्रता केंद्र से। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, सीधा बनता है और क्या, काल्पनिक बनता है। ठीक है ना। काल्पनिक, छोटा और सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये वाला। ये पूछा जा चुका है, हर साल पूछता है कि दर्पण सूत्र होता क्या है। ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है सर, 1/v + 1/u = 1/f। यानी कि यही जो होता है ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। ठीक है ना। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f। 30 नंबर क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। काफ़ी आसान सवाल है। जो दाढ़ी बनाते हैं या जिसका आप लोग रोज़ यूज़ करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो आपका अवतल दर्पण। सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, नहीं सही है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। तो मान लीजिए दाढ़ी छोटा होता है, ठीक है ना, तो इसको बड़ा आकार में दिखाता है दर्पण। तो इसलिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं बड़ा बनाने के लिए, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में पूछे तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लेंस सूत्र है। ठीक है ना। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दर्पण सूत्र क्या हमने अभी भी देखा, 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। जबकि जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। यानी इसमें क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है, ये होता है लेंस सूत्र। ठीक है। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, क्लियर है। 15 देखते हैं। पूछ रहा है, किसी प्रकार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। मतलब किसी कार में जो अग्रदीप मतलब हेडलाइट में जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अग्रदीप में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन अग्रदीप कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई कार है तो कार के साइड में आप देखते हैं छोटा सा मिरर लगा होता है ना, तो उसमें जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण से क्या होता है, जैसे बड़ा सा ट्रक है तो उसका छोटा सा इमेज बनाता है जिससे ट्रक क्लियर से दिख सके कि पीछे ट्रक है कि क्या है। ठीक है। तो अग्रदीप में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यही पूछता है हेडलाइट में जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका यूज हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं गाड़ियों में, तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अभी हमने पढ़ा कि जो गाड़ी होता है उसका साइड में छोटा छोटा हेडलाइट लगा होता है, मिरर लगा होता है, उसी को हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ताकि बस जो पीछे गाड़ियाँ हैं उनका जो प्रतिबिंब बने वो छोटा बने और हमें क्लियरली पता लगे कि पीछे क्या जा रहा है। ठीक है।
तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे अग्रदीप में या साइड मिरर में? उत्तल दर्पण। ठीक है। 17 क्या बोला? नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। जो नया कार्तीय परिपाटी आया है उसके अनुसार हमेशा जो यू लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? वो लिया जाता है नेगेटिव। ठीक है ना। जो आपका बिंब का दूरी, बिंब कहने का अर्थ वो वस्तु की दूरी है, वो हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव। चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, बिंब दूरी यानी यू हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। 18 नंबर क्या कह रहा है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अच्छा सवाल है। ठीक है ना। इससे आपका अच्छा सवाल बन जाएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी किसका एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो एफ पॉजिटिव किसका होगा? आपने पढ़ा है उत्तल लेंस जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, हमेशा इधर ही बन रहा है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है। ठीक है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इस तरह का दर्पण है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इधर बन रहा है, कभी इधर बन रहा है, तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है। 19 नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मतलब आवर्धन करने का मतलब एम हमें पता है क्या होता है? -b/u या फिर h-/h प्रतिबिंब का हाइट अपॉन बिंब का हाइट। ठीक है ना। ये -b/u ये होता है फॉर्मूला एम का। ठीक है। बोला क्या? यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है, एम यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेगेटिव है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा वास्तविक और उल्टा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर एम नेगेटिव है, जिसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, अगर एम नेगेटिव है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है। वास्तविक और उल्टा। ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनेगा अगर एम नेगेटिव है तो। क्लियर है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? जहाँ पे भी लिखेगा कि बड़ा प्रतिबिंब दिखना है तो हमें कौन सा दर्पण चाहिए होता है? अवतल दर्पण है। पीछे हमने पढ़ा जब दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण लेते तो हमें बड़ा देखना होता है, तो हम लोग वहाँ पे भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जो गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण होते हैं। जो आपका दंत विशेषज्ञ है वो भी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत का किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।